चलो भाई, एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट। बड़ा ही प्यारा और बहुत ही आसान चैप्टर है। लो जी, इससे पहले हम लोगों ने जो चैप्टर किया था वो कौन सा था? प्रोविजन एंड रिजर्व। ठीक है ना? तो इसके अंदर टोटल पहले लगते थे 4, अब लगेंगे 5 लेक्चर। ठीक है ना? थोड़ा सा मैंने डेटा को स्प्लिट किया है कुछ हिस्सों पे, तो इसलिए एक क्लास इसके अंदर हमारी बढ़ गई है। और इस चैप्टर को करने से पहले आपको जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस, इनकी नॉलेज इंपॉर्टेंट है, ये आने चाहिए। ठीक है? और जनरली 3 से और 4 नंबर के आसपास का ही ये पेपर में कवर हो। ठीक है? और इस चैप्टर को करने का फायदा आपको अगले चैप्टर में इसका बेनिफिट आपको डायरेक्ट मिलेगा। तो ये चैप्टर आपको ध्यान से करना होगा। ठीक है? और बहुत आसान है। चलो जरा, पहले यहाँ पर 3 शब्द हैं, मैं इन 3 शब्दों के बारे में बात करूंगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स अनसोल्ड। इन तीनों के बारे में हमें बात करनी है। अच्छा, तीनों में एक चीज कॉमन है, क्या? कॉस्ट। ठीक है? तो इसके बारे में ध्यान से सुनना। चलो जरा, यहाँ पर थोड़ा सा कंटेंट है जो ऑलरेडी आप लोग पहले देख चुके हैं, अगर आपको याद हो तो। हाँ जी, हमने यहाँ पर बिजनेस शुरू किया। जर्नल एंट्री की पोस्टिंग चेक करो। कैश में 2 कैपिटल 80,000, फर्नीचर में 2 कैपिटल, कैपिटल में बाय कैश बाय फर्नीचर। उसके बाद आपने यहाँ पर 10 टेबल फैन खरीदे और एक कितने का है? एंट्री डली परचेजेज अकाउंट डेबिट टू। इसका मतलब हमने ये टेबल फैन बेचने के लिए खरीदे होंगे, तभी मैं यहाँ पर परचेजेज अकाउंट डेबिट कर रहा हूँ। अच्छा, इसकी पोस्टिंग करो। परचेजेज में टू कैश, कैश में बाय परचेजेज। फिर मैंने कितने और पंखे खरीदे, तो इसकी एंट्री करो, पोस्टिंग करो। परचेजेज में टू राजेश और राजेश में बाय परचेज। तो टोटल पंखे कितने हो गए? 25 हो गए। 25 में से यहाँ पर मैंने कितने बेचे? ठीक है, खरीदा कितने का था और बेचा कितने का है? तो 1000 का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूँ वो प्रॉफिट इसके अंदर इंक्लूडेड है? डेफिनेटली सेलिंग प्राइस के अंदर प्रॉफिट इंक्लूड होता है, हाँ या ना? ठीक है, तो इसकी पोस्टिंग कराओ जरा। कैश में टू सेल और सेल्स में बाय कैश। अच्छा, उसके बाद जब हम ईयर एंड पे पहुंचेंगे तो कितने पंखे बचे हैं? 7। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्लोजिंग स्टॉक, या फिर गुड्स अनसोल्ड भी हम उसे कह सकते हैं। तो हमें उसे आज क्या करना पड़ता है? एडजस्ट करना पड़ता है। एडजस्ट करने की जर्नल एंट्री हो सकता है हम पहले ही डाल लें, पहले मतलब ट्रायल बैलेंस से पहले, और अगर अभी नहीं डाली तो बाद में एडजस्ट करना पड़ता है। चलो जरा, इसकी एंट्री हम मान लो हमने वो एंट्री पास कर लिया, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या डलती है? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू और ट्रेडिंग परचेजेस। ट्रेडिंग से तो तब एडजस्ट होता अगर मैं उसे ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद एडजस्ट करता। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं सारी की सारी परचेज कहाँ भेज देता हूँ और फिर इससे एडजस्ट करके यहाँ लाता हूँ और यहाँ से वो बैलेंस शीट में चला जाता है एडजस्ट होकर। तो वो एंट्री तो बाद में डलती है, पर फिलहाल तो मैं इसे ट्रायल बैलेंस बनने से पहले ही एडजस्ट कर रहा हूँ, तो फिर तो वो परचेज में से एडजस्ट होगा ना। यार ऐसी बातें मत किया करो तुम लोग यार, मुझे कुछ हुआ तो तुम लोग जिम्मेदार हो। ठीक है? इसका अमाउंट देखो जरा कैसे निकालूं। बचे हुए माल के हमें 2 वैल्यूज चाहिए होती हैं, एक चाहिए इसका कॉस्ट प्राइस और एक चाहिए इसकी मार्केट वैल्यू। कॉस्ट प्राइस तो बड़ा आसान है, 7 पंखों को मल्टीप्लाई कर दो। कॉस्ट प्राइस कितना था? हर बार 4000 ही था। हालांकि ये प्राइस अलग हो सकते हैं, पर मैं फिलहाल उस पॉइंट पे बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने माना इन दोनों का प्राइस सेम था, तो इंटू 4000 कितना आया? और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी जाती है। मान लो इसकी वैल्यू है 32,000, तो दोनों में से छोटी वैल्यू जो है, छोटी वैल्यू मुझे यहाँ पर लेनी है। इस एंट्री की पोस्टिंग करो। क्लोजिंग स्टॉक में 2 परचेजेस 28,000 और परचेजेस में बाय क्लोजिंग स्टॉक
28,000। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करते थे, याद करो। इसके बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस में 1 2 3 4 5 6 7 लेजर है। तो देखना जरा 7 लेजर, 1 2 3 4 5 6, ये भी तो बना है। और क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस बनने से पहले ही खुल गया था लेजर, तो ये लेजर भी इसके अंदर चला जाएगा। तो ट्रायल बैलेंस हमारा यहाँ क्लोजिंग स्टॉक का कितना बैलेंस है, 28,000 का डेबिट। तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर आ जाएगा, बाकी कोई कहीं इस तरह से आ जाएंगे। उसके बाद तुम लोग चले जाते हो फाइनल अकाउंट बनाने के लिए। फाइनल अकाउंट बनाने से पहले आपको याद हो तो पर्सनल और रियल लेजर्स बैलेंस हो जाते थे और नॉमिनल क्लोज हो जाते थे। चलो जरा कराओ। ये लेजर बैलेंस होगा, कौन सा बैलेंस दिखा रहा है, तो कैश कहां चला गया, एसेट्स के अंदर, डेबिट एसेट्स के अंदर। अच्छा, इसके अंदर कौन सा बैलेंस है, तो फर्नीचर भी एसेट्स के अंदर चला गया। उसके बाद इसके अंदर कौन सा बैलेंस है, तो कैपिटल को फिलहाल अंदर लिखते हैं, बाहर मत ले जाना, क्योंकि यहाँ से प्रॉफिट भी इसके साथ ऐड और लेस होता है। उसके बाद राज, ये कौन है, क्रेडिटर, तो यहाँ पर क्रेडिटर के नाम का बंदा भी आएगा। उसके बाद ये लेजर का क्या होगा, ये लेजर है नॉमिनल नेचर का। अब नॉमिनल डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग में जाएगा, इनडायरेक्ट है तो P&L में जाएगा। क्या करूं, ये नॉमिनल डायरेक्ट है, माल का लेजर है, ये गुड्स का लेजर है। तो इस लेजर के अंदर बैलेंस कितना और कौन सा है मयंक, कौन सा और कितना बैलेंस है, बिल्कुल ठीक। इसके अंदर 72,000 का डेबिट बैलेंस है। तो इस लेजर को बंद करके वहां ले जाने की जर्नल एंट्री क्या होगी मानसी, क्योंकि इसके अंदर बैलेंस कौन सा है, डेबिट, बिल्कुल ठीक है। जर्नल एंट्री डलेगी, मैं यहां डाल रहा हूं साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, हाउ मच, इस एंट्री की पोस्टिंग करो। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखेंगे, टू परचेजेस 72,000, और परचेजेस में क्या लिखेंगे, बाय ट्रेडिंग अकाउंट 72,000। तो ये लेजर भी हमारा बंद होके वहां चला गया। अच्छा, ये वाला लेजर भी तो बंद होके वहीं जाएगा, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी यार, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। तो यहाँ लिख देंगे टू ट्रेडिंग और यहाँ लिख देंगे बाय सेल्स। वेरी गुड। मेरे कुछ सवाल हैं, उनका जवाब आप लोग देंगे मुझे। इसे आप लोग क्या कहेंगे, बिल्कुल ठीक, दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज। सोच लो, खूब अच्छे से सोच लो, कैश परचेज की क्रेडिट परचेज, बोथ, टोटल परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, इसे आप लोग क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स अनसोल्ड। तो इसे भी जरा यहां से यहां पर ले आऊं। 72,000 को आप लोग क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो माल बिका है, जो माल बिका है, ये उसकी कॉस्ट है, ये उसका सेलिंग प्राइस नहीं है। अच्छा, तो दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूं यही 72,000 यहां गया है। अब सोचो 72 का माल कितने में बिका, यहां था 90,000, तो इसका मतलब तुमने कितना प्रॉफिट कमाया है, 18,000। अच्छा, क्या मेरी दोनों साइड की क्वांटिटी सेम है, बताओ इसके अंदर कितनी क्वांटिटी है, यहां कितनी क्वांटिटी थी इसके अंदर 10, यहां कितनी थी 15, यहां कितनी थी 7, तो यहां कितनी है 18। तो देखो मैंने बेचे भी कितने हैं 18, तो इसका मतलब यहां भी कितनी क्वांटिटी है ये, तो ये भी तो 18 ही है। तो दोनों साइड मैंने सेम क्वांटिटी लिखी है ना ट्रेडिंग अकाउंट में, इसका मतलब यहाँ जो प्रॉफिट लॉस निकालोगे वो सही है ना। फिर तो दिक्कत कब थी, जब दोनों साइड की क्वांटिटी डिफरेंट हो, फिर आपका प्रॉफिट या लॉस सही नहीं निकलता। पर फिलहाल तो सारा काम ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताओ। आपको ये 3 शब्द क्लियर हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स
परचेज, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स अनसोल्ड, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक। चलो आगे। आप यहाँ पर एक चीज चेक कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट पहले ही कर लिया और यहाँ क्लोजिंग स्टॉक अभी एडजस्ट नहीं किया। प्लीज एक बार चेक करो दोनों को और दोनों में अंतर देखो। अगर मैंने वो पहले ही एडजस्ट कर लिया है तो उसकी एक पोस्टिंग यहाँ आएगी और एक पोस्टिंग यहाँ आएगी, तो यहाँ से कितना ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा? 72,000 ही ट्रेडिंग में जाएगा। और यही वो माल है जो मैंने बेचा है, तो मेरा प्रॉफिट 18,000 आता है। और फिर ये वाला लेजर यहाँ पर बैलेंस होगा और बैलेंस होकर बैलेंस शीट में चला जाएगा। पर अगर मैंने क्लोजिंग स्टॉक पहले एडजस्ट नहीं किया था तो क्या होगा? यहाँ पर देखो ये वाली पोस्टिंग यहाँ पर नहीं आई है, तो यहाँ पर भी अभी कोई पोस्टिंग नहीं है। अब ये सारा का सारा बैलेंस यानी कि कितना? तो ये पूरा का पूरा 1 लाख मैंने कहाँ भेज दिया? क्या ये सारा का सारा माल बिका है? सारा माल नहीं बिका, जो माल बचा है तो बचा हुआ माल मैं यहाँ लिखूंगा। तो यहाँ लिखना तभी पॉसिबल है जब एक एंट्री डले, तो वो एंट्री क्या बनेगी? क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग। तो उसकी पोस्टिंग क्लोजिंग स्टॉक में क्या लिखेंगे? टू ट्रेडिंग कितना, और ट्रेडिंग में क्या लिखा है? बाय क्लोजिंग स्टॉक। फिर आपका प्रॉफिट वही आ जाएगा जो ऊपर वाले केस में आ रहा था। और ये वाला लेजर बैलेंस होकर कहां चले जाएगा? बैलेंस शीट। चेक करो। कोई भी डाउट लग रहा है तो आप पूछ सकते हैं, कुछ भी। बताओ। पक्का? आओ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये हमारे बिजनेस का फर्स्ट ईयर है और ये हमारे बिजनेस का सेकंड ईयर है, ऐसा मैं मान रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के एंड पे आपके पास एसेट्स में क्या क्या है? कैश, फर्नीचर, क्लोजिंग। अच्छा, ये यहाँ पर आएगा ही आएगा, चाहे आप इसे यहाँ से एडजस्ट करो और चाहे आप इसे यहाँ से एडजस्ट करो। दो ही तो रास्ते हैं, बिफोर ट्रायल बैलेंस या आफ्टर ट्रायल, कुछ भी कर लो, पर यहाँ पर तो इसका आना जरूरी। और उसके बाद यहाँ पर क्या था? कैपिटल और क्रेडिटर। तो ये जो सारे हैं दीज आर कॉल्ड क्लोजिंग बैलेंसेस। कौन से लेजर्स के? पर्सनल और रियल, क्योंकि नॉमिनल तो इसके अंदर बैठे होते हैं। नॉमिनल इनकम वाले इधर और नॉमिनल खर्चे वाले इधर। तो बेटा क्योंकि ये बैलेंसेस हैं पर्सनल और रियल के, और ये वाले बैलेंसेस कौन से हैं? डेबिट बैलेंसेस, और ये हैं क्रेडिट बैलेंसेस। इसीलिए उन बैलेंसेस की मदद से अगले साल सबसे पहले क्या होगा? ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री में ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, यही क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर कौन सा नाम ले लेता है? ओपनिंग स्टॉक। तो कितने का था? 28,000। और बाकी सारी चीजें डेबिट और क्रेडिट के अंदर आ जाती। क्या ये एंट्री अपने आप इक्वल आएगी? क्यों? क्योंकि ये बैलेंस शीट से बनती है और बैलेंस शीट इक्वल है तो ये तो इक्वल रहेगी। ठीक है, उसके बाद इस एंट्री की पोस्टिंग कराओ जरा। ओपनिंग स्टॉक में क्या लिखा आपने? टू बैलेंस डाउन। तो बाकी जितने भी लेजर्स होंगे उनके अंदर अकॉर्डिंगली इसकी पोस्टिंग हो जाएगी। जैसे कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस। फिर उसके बाद आपने कुछ और पंखे खरीदे, कुछ और पंखे खरीदे, कुछ पंखे आपने बेच दिए। अच्छा, पहले कितने पंखे थे आपके पास? 7 और 12 19 में से आपने और कितने खरीदे? 20। कितने हो गए? 39। कितने बेचे? तो जो 11 बच गए वो 11 आप यहाँ पर या तो इधर एडजस्ट करोगे या फिर यहाँ से एडजस्ट करोगे। पर पॉइंट इज, ये जो ओपनिंग स्टॉक का लेजर है, इस लेजर को आप ईयर एंड पे कहां भेज देते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। क्यों?
क्योंकि जैसे ये माल आपने बेचने के लिए रखा हुआ है, ये भी तो बेचने के लिए रखा हुआ है, इसीलिए इन दोनों लेजर्स को हम कहां भेज देते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में भेज देते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में यानी कि सबसे पहला आइटम यहां पर क्या था? यहां पर ओपनिंग स्टॉक क्यों नहीं है? क्योंकि वो पहला साल था। ओपनिंग स्टॉक तभी तो होगा जब पिछले साल आपने क्लोजिंग स्टॉक छोड़ा हो। तो यहां पर सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? अब टू ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद आप यहां पर लिखेंगे टू परचेजेस, और यहां पर आपका आ जाता है बाय सेल्स। ये प्रोसेस क्लियर है? पर ओपनिंग स्टॉक यहां पर हो ऐसा जरूरी नहीं। ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल हो भी सकता है और नहीं, वो तो डिपेंड करेगा कि पिछले साल क्लोजिंग स्टॉक था या नहीं था। क्लियर है वाली बात? आओ आगे बढ़ते हैं। जरा एक बार चेक करना, क्या कह सकते हैं? दिस इज कंप्लीट ट्रेडिंग अकाउंट। बताओ क्या ये कंप्लीट ट्रेडिंग अकाउंट है? अच्छा, ये एक्चुअल वैल्यू है या नहीं? बोलो, क्या ये एक एक्चुअल वैल्यू है? मना कर रहा है संस्कार, एक्चुअल नहीं है, एस्टिमेटेड है। क्या बात कर रहा है यार संस्कार? मैंने यहां पर माल खरीदा, तो क्या वो रेट जो होंगे वो एक्चुअल नहीं है मार्केट में? बताओ। तुम कह रहे हो एस्टिमेटेड हो सकते हैं, हो कैसे सकते हैं? मुझे समझाओ, तुम्हें क्यों लगा है? मार्केट वैल्यू पे क्यों? एक बात बता, अगर मैंने हितेश से 1 लाख रुपए का माल खरीदा तो मैं यहाँ एंट्री 1 लाख की तो डालूंगा या कम ज्यादा डालूंगा? मार्केट में कुछ भी होता रहे, मैं तो वही प्राइस लिखता हूँ ना, मैं जितने पे खरीदता हूँ। तो मेरे लिए तो ये एक्चुअल वैल्यू है, हाँ या ना? क्या ये जो फिगर है क्या ये एक्चुअल है? बोलो हाँ या ना? बोलो, क्या ये एक्चुअल है? क्या ये एक्चुअल है? क्या ये भी एक्चुअल है? इन दोनों में मतलब एक ही बात है। जो मैं इसके बारे में कह रहा हूं ना, वही बात ओपनिंग स्टॉक पे लगी। संस्कार, मैंने जो आपको एग्जांपल समझाया वो मैंने परचेज के एंगल से समझाया, ठीक है ना? हाँ जी, क्या क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू एक्चुअल है या इसकी वैल्यू हमारे हाथ में? बोलो। देखो, एक बच्चा कहता है इसकी वैल्यू भी तो हमारे हाथ में ही है, हम ही तो डिसाइड करते हैं कि माल कितने में बेचना है। सही बात है। अगर मैंने ये कैलकुलेटर 100 रुपए का खरीदा तो वो तो मैं यहां लिखूंगा ना परचेज के अंदर कि मैंने 100 रुपए का खरीदा। अब इसे कितने में बेचना है तो वो तो मैं ही डिसाइड करूंगा ना, या कोई मेरे को बता के जाएगा इतने में बेचियो? वो तो मेरी मर्जी है ना, मुझे कितना प्रॉफिट लेना है। अगर मुझे प्रॉफिट बिल्कुल नहीं लेना तो मैं 100 में ही बेच दूंगा। अगर मुझे प्रॉफिट 10 का लेना है तो मैं 110 में बेचूंगा। मुझे 20 का लेना है तो मैं 120 में बेचूंगा। तो क्या ये हमारे हाथ में है? हाँ या ना? ये भी हमारे हाथ में है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसके साथ, इसकी वैल्यू में ऑप्शन मिलता है कि आपको कौन सी वैल्यू लिखनी है। खरीदी हुई वैल्यू कॉस्ट प्राइस लिखना चाहते हो या मार्केट वैल्यू? कहना सही नहीं होता वैसे, उसे बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। होता है वो कुछ, 2 वैल्यूज होती हैं, तो दोनों में से छोटी वैल्यू हमें लिखनी पड़ती है। इसका मतलब मैं इसे इसे छोड़ दो, मैं इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकता बहुत ज्यादा। ये मेरे हाथ में, यहां पर मुझे कौन सी वैल्यू लिखनी, हाँ या ना? और जो मैं बात इसके लिए कह रहा हूं वही बात ओपनिंग स्टॉक के लिए भी अप्लाई होती है। आओ जरा एक बार क्लोजिंग स्टॉक के बारे में सुनो। कह रहा है इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी लेफ्ट अनसोल्ड, कि अगर आपको ये वाली वैल्यू जाननी है तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि गोदाम के अंदर यानी कि गोडाउन के अंदर कितना माल बचा है। सबसे पहले ये जानना पड़ेगा। हाँ जी, विच इज कैलकुलेटेड यूजिंग फीफो मेथड और एक होता है लीफो मेथड। आप लोग जानते हैं इनके बारे में? क्या हमने कभी इसके बारे में बात की है? बताओ। फीफो मेथड और लीफो मेथड ये क्या होते हैं, मैं आपको हल्का सा समझा देता हूं। ये मेथड क्यों यूज होते हैं? क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी जानने के लिए, रेट की बात नहीं हो रही, ठीक है?
क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी जानने के दो मेथड होते हैं। सुनो, देखो हमारे जीवन में दो तरह की चीजें हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं मिल्क प्रोडक्ट की, तो मिल्क प्रोडक्ट की बात ऐसी है, वो चीजें ऐसी हैं वो खराब हो जाती हैं। बनाओगे 2 दिन 4 दिन चलेंगी, फिर खराब हो जाएंगी। जैसे मिठाइयाँ, अगर मेरा बिजनेस है मिठाइयों का, तो उस केस में मैं पहले पुरानी मिठाई बेचूंगा कि पहले नई मिठाई बेचूंगा? पुरानी पहले बेचेंगे, ताकि वो मेरे पास ज्यादा रहेगी तो खराब हो जाएगी, कस्टमर ले जाए, खा ले, खत्म। ऐसी कोई चीज जिसको मैं अपने पास ज्यादा रखना पसंद करता हूं, बाद में बेचूंगा इसे, बाद में कोई ऐसी चीज। जमीन के केस में ऐसा होता है। और कोई ऐसी चीज? कार के केस में ऐसा नहीं है। पुरानी कार पहले बेचोगे कि पहले नई कार बेचोगे? बताओ। ऐसी कोई चीज जो पहले पुरानी ना बेच के पहले नई निकल जाए। पुरानी जितनी पुरानी होगी उतनी बढ़िया है। वाइन के केस में ऐसा होता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर पहले नई चीजों को बेचा जाता है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पहले पुरानी चीजों को बेचा जाता है। ठीक है ना? तो ये क्या कहता है? पहला मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो चीज, जैसे मान लो मैंने ए खरीदा, फिर मैंने यहाँ पर बी खरीदा, फिर मैंने यहाँ पर सी खरीदा, तो फिर मैं बेचूंगा भी पहले ए, फिर बी और फिर सी। ऐसा किस केस में होता होगा? मिल्क प्रोडक्ट एक एग्जांपल है बेटा। ऐसी चीजें जो पेरिशेबल नेचर की होती है, जो खराब होने वाली चीजें, तो वहां पर कौन सा मेथड लगता है? अब ऐसा कुछ कि पहले सी बेचूं, फिर बी बेचूं, फिर ए बेचूं, तो वहां पर कौन सा मेथड लगता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो बाद में आया है वो पहले जाएगा, फिर जो आया है फिर वो जाएगा, जो सबसे पहले आया था वो सबसे लास्ट में जाएगा। समझ आ रही है? तो इस मेथड से आपको ये पता चलता है कि आपका जो माल यहाँ बचा है, वो माल इनमें से कौन सा बचा है। इन तीनों में से जो माल बचा है वो कौन सा बचा है। तो ये पता लगाने का मेथड है, लीफो और फीफो। इतना क्लियर है? अब सुनो जरा, इन मेथड से खाली हमें क्या पता चलता है कि जो माल बचा है वो कौन सी कैटेगरी का है। पहली कैटेगरी का है, दूसरी कैटेगरी का, तीसरी कैटेगरी, चौथी का, जो भी है। अब सुनो, अब बात करते हैं इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू कैसे निकलती है? कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, व्हिचएवर इज लोअर। कह रहा दोनों में से छोटी वैल्यू हमें लिखनी चाहिए। अच्छा, तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? बोलो। अबे तुमने यहाँ पर कुछ माल खरीदा, मान लो तुमने यहाँ पर 100 यूनिट खरीदे किसी चीज के, और तुमने यहाँ पर 80 यूनिट बेच दिए, तो 20 यूनिट बच रहे हैं ना। तो उस 20 यूनिट के प्राइस का क्या कोई तुम्हारे पास सबूत है? अबे बोलो गोबरनाथ, वो जो 20 यूनिट बच गए हैं, क्या उनका कोई प्रूफ है? क्या है? क्या कह रहे हो? समझ में नहीं आया इसलिए पूछ रहा हूं ना। कौन खा रहा है बैठे बैठे? बताओ। मैं मंगवाऊं कुछ खाने के लिए? तेरे मना भी कर रहा है। बताओ ना, जो 20 यूनिट बच गए हैं, क्या उनका कोई प्रूफ है उनके प्राइस का? मैं मारूंगा कोनिया दे दे के। बोलते क्यों नहीं हो? कुछ तो बोलो। क्या? कैसे रिसिट? अबे सही बोल रहे थे थोड़ी देर पहले जो बोल रहे थे, पर आवाज ही नहीं निकलती। इनवॉइस तो है, बिल। तुम लोग क्या सोच रहे थे? प्रभु श्री राम खुद नीचे आकर बताएंगे इसका प्राइस क्या है। यही तो होगा। इसका जो बिल होगा उस बिल पे लिखा होगा, उस पे तो पूरे के पूरे 100 यूनिट के बारे में लिखा होगा। 80 की डिटेल भी उसके अंदर है, और जो 20 बचे हैं उनकी डिटेल भी उसके अंदर है। ठीक है, तो यानी कि 20 यूनिट का कॉस्ट प्राइस का मेरे पास प्रूफ है। क्या इसका भी कोई प्रूफ होता है? दिस इज एक्सपेक्टेड मार्केट वैल्यू। क्या इसका कोई प्रूफ है? तो इसका मतलब इसमें से एक चीज मेरे कंट्रोल में है, दूसरी मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो बेटा इन दोनों में से मुझे कौन सी वैल्यू लेनी है? छोटी। हाँ या ना? इसका मतलब यहाँ जो वैल्यू मुझे लिखनी है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से शुद्ध नहीं है। जब मुझे एक के बारे में पूरा पता है, एक के बारे में पूरा नहीं पता, ये तो मार्केट वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो दिक्कत है ना कुछ? बोलो। इसका मतलब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू पूरी तरह से प्योर नहीं है। ये तो सिर्फ हम एक एस्टिमेटेड चीजें लिख देते हैं यहाँ पर। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मैं इस प्राइस को थोड़ा कंट्रोल कर सकता हूँ?
किसी को क्या पता लग रहा है मैं यहाँ पे 12,000 लिखूं, 14 लिखूं, 15 लिखूं? नहीं समझ आई मेरी बात। अबे किसी को क्या पता लगेगा क्या? इसका मतलब अच्छा, इसका सीधा असर मेरे प्रॉफिट पे पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूं मैं इस प्रॉफिट को बढ़ा के दिखाऊं, बढ़ा के, यार मैं प्रॉफिट का बढ़ा के दिखाना चाहूंगा जब मैं किसी को अपने बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट करना चाहता हूं, तो मैं चाहूंगा मेरे प्रॉफिट अच्छे नजर आए। और अगर मैं चाहता हूं मेरे बिजनेस से लोग थोड़ी दूर चले जाएं, जैसे इनकम टैक्स वाले, बस आना मत मेरे घर, तो मैं इस प्रॉफिट को घटा के दिखाना चाहूंगा ना। तो इसका मतलब मैं इसके साथ खिलवाड़ कर सकता हूं अगर मैं थोड़े साथ इसके साथ छेड़खानी कर दूं, हाँ या ना? अगर मैं इसकी वैल्यू को जानबूझकर घटा दूं तो ये भी, और अगर मैं इसे जान के तो ये भी, हाँ या ना? और जब तुम इसके साथ छेड़खानी करोगे इस साल, तो अगले साल इसके साथ अपने आप छेड़खानी हो जाएगी, क्योंकि अगले साल यही क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक के उसमें चला जाएगा, हाँ या ना? अगर तुमने एक साल क्लोजिंग स्टॉक के साथ कोई मैनिपुलेशन किया, कोई छेड़खानी करी, तो उसका इस साल के प्रॉफिट पे तो असर आएगा ही, अगले साल के पे भी तो असर चला जाएगा। तो हमें इसके बारे में और थोड़ी सी बात करनी है, पर इतना समझ आया है। फिलहाल मुझे ये बता दो इसके अंदर क्या होता है? भाई तुम लोग बोल लोगे तो कुछ नहीं है, मेरे पास कोई औजार, कोई हथियार नहीं है, आप बोल सकते हैं फ्री। मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे, एक बार जरा इसके बारे में पढ़ो, आप लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ, मैंने बताया था। हाँ बिल्कुल, वही 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 वही। ये लाइन खर्चों को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है। लाइन से इस तरफ वाले खर्चे डायरेक्ट हैं और लाइन के नीचे वाले खर्चे इनडायरेक्ट है। बिल्कुल ठीक है, आप एक बार जरा इसे पढ़ लो फिर आगे चलते हैं। हो गया पक्का? आओ आगे बढ़ते हैं। तो तुमने खुद बोला इसके अंदर कितने सारे खर्चे हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के जितने भी खर्चे होते हैं। तो क्या मैं इस ट्रेडिंग अकाउंट को ऐसे बना दूं? मैंने डायरेक्ट खर्चों को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया। यहाँ पर कितने का ले लिया मैंने खर्चा? इन सब की वैल्यू मैंने कितनी ले ली? 3,000 ले ली। आपको समझाना तो था ना मुझे। हाँ जी बताओ, ये क्या है? परचेज। ये क्या है? ये क्या है? नेट परचेज। ध्यान रखना 3 अलग अलग शब्द हैं। सिमिलरली सेल, सेल्स रिटर्न और नेट सेल्स, याद रहेगी बात। अभी मैंने आपको क्या बताया था, अगर ये आपके बिजनेस का पहला साल है और ये क्या है मान लो दूसरा साल, और क्योंकि पहला ही साल है तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा ना, ये 0 होना चाहिए, पक्का ना? तो अगर मैं इसकी वैल्यू को क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा तो प्रॉफिट भी, अगर मैं इसकी वैल्यू को घटाऊंगा तो प्रॉफिट भी घट जाएगा, पक्का ना? और अगर मैंने इस साल इसकी वैल्यू को, बोलो, अगर मैंने इस साल इसकी वैल्यू को बढ़ाया है तो ये बढ़ गया होगा, पर अगले साल इसका असर इस पे भी तो जाएगा। तो अगर आपने इसकी वैल्यू को बढ़ाया है, पिछले साल बढ़ाया था, तो आपका इस साल का प्रॉफिट कम हो जाएगा। बोलो, इसका मतलब इन दोनों में कैसा रिलेशन है? इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है, और इन दोनों में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। आया ना? प्लीज एक बार आप ये पूरा रीड करेंगे और समझना है
किसी लाइन में डाउट आए तो बताना। कुछ पूछना है? पक्का नहीं? चलो अभी आओ। पहला क्वेश्चन, ये हमारी बुक का क्वेश्चन है पहला। इसमें क्या मांगा है? ट्रेडिंग अकाउंट मांगा है। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक उसने बाहर दे रखा है, इसका मतलब कि क्लोजिंग स्टॉक अभी एडजस्ट नहीं हुआ है, तो हमें उसे ट्रेडिंग अकाउंट से एडजस्ट करना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक यहाँ ले आना, परचेजेस दे रखी हैं, पहले परचेज रिटर्न ये भी है, तो परचेज रिटर्न और ये नेट परचेज आ गई, ठीक है। सेल्स और सेल्स रिटर्न, तो इनसे क्या मिल गया? नेट सेल्स। उसके अलावा एक वेजेस, कैरेज इनवर्ड, इसे छोड़ दो, ये P&L का आइटम है। और हाँ, 1 2 3 4 5 6, ये 6, और ये ऑफिस का खर्चा है, हम फैक्ट्री के खर्चे ले रहे हैं यहाँ पर। तो ये 6 चीजें इसके अंदर अलग अलग करके लिखनी है आपने, पता लगा इकट्ठा लिख दिया, ठीक है ना। उसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक बाद में दे रखा है, तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लाओ, बस सीधा क्या निकालना है? ग्रॉस, ठीक है, हो जाएगा। एक छोटी सी टर्म है, जरा इसे समझने की कोशिश करो। बताओ, ये दोनों मिलकर प्रॉफिट पे क्या असर डाल रहे हैं? तुम लोग सोच रहे हो पता नहीं क्या पूछ लिया। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ ये प्रॉफिट पे क्या असर डाल रहा है? ये प्रॉफिट को बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों गधे प्रॉफिट को घटा रहे होंगे। पता नहीं क्या सोचते रहते तुम लोग, बताते क्यों नहीं हो? दिमाग में गोबर भरा हुआ बिल्कुल। बताओ, इन दोनों से प्रॉफिट पे क्या असर पड़ रहा है? ये दोनों प्रॉफिट को 34,000 से कम कर रहे हैं, इससे प्रॉफिट पे क्या असर पड़ रहा है? क्लोजिंग स्टॉक 13,000 रुपए से प्रॉफिट को बढ़ा रहे हैं। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ ये मिलकर प्रॉफिट पे क्या असर डाल रहे हैं? तीनों मिलकर, तीनों इकट्ठा मिलकर क्या कर रहे हैं? तीनों इकट्ठा मिलकर कितने से? 21,000 से प्रॉफिट को घटा रहे हैं। अच्छा, अगर मैं इन तीनों को यहां से हटा दूं तो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे ही तो रह जाएगा। तो मैं अगर इन तीनों की जगह एक ही टर्म लिखना चाहूं तो 21,000 यहां लिखूंगा या यहां लिखूंगा? वहां कह रहा हूं, वहां कह रहा हूं, वहां खुद डिसाइड कर लो कहां। तो बेटा यहां लिखा जाएगा इसे टू एडजस्टेड, इसे कहते हैं एडजस्टेड परचेजेस। व्हाई एडजस्टेड परचेजेस? रीजन सोचो, आपको पता है when I adjust my closing stock from purchases I will be left with the quantity sold। हाँ या ना? अबे अगर मैं खरीदे हुए माल में से बचा हुआ माल एडजस्ट कर चुका हूं तो बिका हुआ माल ही तो मुझे पता चलेगा, हाँ या ना? तो ये एडजस्टेड परचेजेस इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो फिर वो आ जाएगा। इससे भी प्रॉफिट सेम ही निकलेगा, आप दोनों में से किसी से निकालो। अच्छा एक बात बताओ, तो फिर दोनों में से बेस्ट क्या है? दोनों में से कौन सा फॉलो करना चाहिए हमें? ये वाला फॉलो कर सकते हैं या ये वाला फॉलो करना है? दोनों? जी नहीं,
ये सिर्फ एक कंसेप्ट है बस, ये प्रैक्टिकली कोई भी फॉलो नहीं करता। रीजन सोचो, इसे फॉलो करने से इंफॉर्मेशन हाइड हो गई थोड़ी सी। ये भी नहीं पता लग रहा ओपनिंग स्टॉक कितना था, ये भी नहीं पता लग रहा क्लोजिंग कितना था, ये भी नहीं पता लग रहा खरीदा कितना है। इससे इंफॉर्मेशन बेटर जा रही है, तो फॉलो ये वाला किया जाता है। ये सिर्फ आपके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बस, ठीक है। चलो मैं आगे, ये है एक और क्वेश्चन आपके सामने। बोलो, सेल्स, सेल्स यहां पर आ जाएगी और रिटर्न इनवर्ड, व्हाट इज रिटर्न इनवर्ड? हाँ, सेल रिटर्न, ये यहां पर आ जाएगी। तो नेट सेल को निकाल लेना, मेरा काम नहीं है। फ्रेट एंड पैकिंग, फ्रेट एंड पैकिंग ये तो डायरेक्ट खर्चा है, इसके अंदर आएगा, आया ना। पैकिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल, ये इनडायरेक्ट खर्चा है, ये नहीं आएगा, ये P&L का आइटम है। डेप्रिसिएशन भी P&L का आइटम है। फैक्ट्री का खर्चा ये इसी के अंदर आएगा। यहाँ पर दो चीजें आ गई हैं। और क्लोजिंग स्टॉक ये नहीं लेंगे, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, हाँ, हम एडजस्टेड परचेजेस यहाँ पर ले लेंगे। और जब आपने एडजस्टेड परचेजेस ले ली हैं, तो आपने 1, 2 और 3 इन तीनों चीजों को इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि इन तीनों से मिलकर एडजस्टेड परचेज बना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये वाला यूज करना है। ये वाला यूज आप कर ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि क्वेश्चन में परचेजेस की वैल्यू नहीं दे रखी, ठीक है। चलो आगे, होमवर्क में ऐड कर लो। अभी तक पहला और दूसरे का ए है ये, और ये है दूसरे का बी। बताओ, एडजस्टेड परचेज यानी कि ये क्लोजिंग स्टॉक इग्नोर कर दो, वेजेस इसके अंदर, सैलरी इग्नोर कर दो, P&L का है। और सेल्स, सेल्स अब सीधा ये वाली आ गई ना, क्योंकि ये है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, ये छोड़ दो इसे, तो सीधा सीधा प्रॉफिट निकाल देना, ठीक है। ये थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट है, जरा मुझे हेल्प कराओ। पहला, इफ क्लोजिंग स्टॉक, जिसको आता है हाथ उठाओ पहला। और मैं चाहता हूं वो बच्चे हाथ उठाएं जिसको नहीं आता है, तो ज्यादा बेटर है। इंफॉर्मेशन देखो आनी चाहिए, कोई शर्म वाली बात नहीं होती है यार। पहला क्वेश्चन किसको नहीं आता है? इफ क्लोजिंग स्टॉक इज अपीयरिंग आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, इट विल बी शोन इन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट? अगर वो ट्रायल बैलेंस के बाहर शो हो रहा है, तो वो कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाई देगा? नहीं आता? आता है? आता है तो हाथ नहीं उठाना ना, उनको हाथ उठाना जिनको नहीं आता। नहीं आता, कंफ्यूजन आता है, हाथ नीचे, वोट थोड़ी डाल रहे हैं। अगर वो ट्रायल बैलेंस के बाहर दिख रहा है, इसका मतलब वो परचेज से एडजस्ट नहीं हुआ है, तो फिर हम उसे ट्रेडिंग से एडजस्ट करेंगे। तो फिर इसका मतलब वो ट्रेडिंग में भी दिखाई देगा, बैलेंस शीट में तो दिखता ही। तो इसका आंसर है ट्रेडिंग और बैलेंस शीट। दूसरा, इसके वेजेस हैं, फैक्ट्री के खर्चे हैं, फ्यूल है, गैस है, पावर है, वो सारे खर्चे। अगला, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन इज गाइडेड अंडर विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? 2. क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लोअर, ठीक है ना। एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसे छोड़ दो, अगली क्लास में पता चलेगा। देयर इज अ डैश रिलेशनशिप बिटवीन ओपनिंग स्टॉक एंड इनवर्स, एंड दिस डैश रिलेशनशिप बिटवीन, दिस इज डायरेक्ट रिलेशनशिप या पॉजिटिव रिलेशन भी कह सकते हैं। एडजस्टेड परचेजेस ओपनिंग प्लस परचेज माइनस, इसे छोड़ दो अभी। अगला, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक रिजल्ट्स इन increase of gross profit. Under valuation of the closing stock results in decrease of GP. Over valuation of the opening stock decrease, उल्टा हो जाएगा ना। And this one increase GP, इसे छोड़ दो अभी, इसे भी छोड़ दो, ठीक है।
बस आज के लिए शायद बस इतना ही है। आपके लिए 3 क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, 2 का ए और 2 का बी। जरा गैप बना लें आप लोग।